नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं, हमने इससे पहले यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है और उसी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे के सारे मैं आपके लेकर आया हूं इस क्लास में। ठीक है, तो आपके जो उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में जो शिक्षा वाला पहला टॉपिक पढ़ा है हमने, उच्च शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है, उच्च शिक्षा पद्धति या उच्च शिक्षा पद्धति या उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 10 दी गई है और उससे आपके 5 क्वेश्चन आपके आने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उन 5 क्वेश्चनों को ही हम जो है इसमें बार बार रिवीजन करेंगे, वहीं से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ा रहा हूं और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें कराने का प्रयास कर रहा हूं या उसके बाद भी आपके कराता रहूंगा। ठीक है, तो उच्च अधिगम, ठीक है, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा से संबंधित हमारा टॉपिक इसमें यूनिट जो है यूनिट नंबर 10 में पूरा हो चुका है। उसकी 2 वीडियो आपकी मैंने 2 वीडियो में इस टॉपिक को मैंने पूरा करा दिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें और अपने नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, और उसी से संबंधित, ठीक है, उसी यूनिट से संबंधित या यूनिट नंबर 10 के टॉपिक नंबर 1 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो आप लोगों को इनके आंसर बताने हैं सभी को। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है इसके आंसर भी आपसे जो है मेरे साथ साथ बताते रहें। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। और यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, चलिए जी, तो पहला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, तक्षशिला के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, कहां पर है? पाकिस्तान के रावलपिंडी में, पेशावर के आसपास। ठीक है, कौन से काल के आसपास स्थापित हुआ था? तो मौर्य काल के जो है मौर्य वंश के समय या मौर्य काल के समय ये स्थापित हुआ था। कौन कौन इससे संबंधित थे? तो इससे आपके चाणक्य, वात्स्यायन, ठीक है, और इसके अलावा पाणिनि और चंद्रगुप्त मौर्य इस विश्वविद्यालय से संबंधित थे भाई। ठीक है, चलिए जी, तो बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। तो पूछा है, प्राचीन भारत में स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन से विषय के लिए प्रसिद्ध था? मैंने आपको बताया था उसमें। ठीक है, कौन कौन से थे? तो एक तो आपका चिकित्सा था। ठीक है, चिकित्सा के साथ साथ इसी में आपका प्रशासन, ठीक है, प्रशासन से संबंधित भी था। ठीक है, तो चिकित्सा, प्रशासन और इसी के अलावा राजनीति। ठीक है, सॉरी, प्रशासन तो आ चुका, राजनीति, इसके अलावा विज्ञान। ठीक है, विज्ञान भी इसमें शामिल कर सकते हैं भाई आप। ठीक है, विज्ञान को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, तो विज्ञान को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? बी। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सभी का आंसर भी इसमें सही होगा। ठीक है, क्योंकि तंत्र विद्या से संबंधित नहीं था, कृषि विज्ञान से संबंधित नहीं था, वास्तुकला से संबंधित नहीं था, तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फटाफट आप लोगों को भी जो है इसमें आंसर बताते रहना है भाई। ठीक है, चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फटाफट जो है अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए जी, देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपकी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई कहां पर? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में। ठीक है, तो बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर, गंगा नदी के किनारे बिहार के भागलपुर में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी ये पूछा गया है, तो ये की गई थी भाई कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जबकि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन जो थे ये आपके वर्धन वंश से संबंधित थे या पुष्यभूति वंश से संबंधित थे और इनको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। हर्षवर्धन को, जो आपका 604 ईस्वी में शासक बने और 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कहां पर? कन्नौज इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा दूसरी राजधानी थानेश्वर थी, हरियाणा की। ठीक है, अशोक की अगर बात करें तो अशोक सम्राट, इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के सबसे प्रतापी या सबसे प्रमुख शासक इनको माना जाता है। ठीक है, अशोक को। ठीक है, और ये किसके पिता जो है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार जो थे वे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, चलिए जी, और इसी में आपका जो है कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है कहां से? अशोक के शासनकाल से ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका बी, कुमारगुप्त। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस धर्म से संबंधित था? तो सबसे पहले बात करेंगे, इसका आंसर बताना है आपको। जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म। ठीक है,
ABCD आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो फटाफट आपको आंसर भी इसमें करने हैं कमेंट बॉक्स में भाई, जो ना मैं सभी के इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर देखूंगा, आप सभी को जो है इसमें आंसर भी करने हैं, ठीक है। तो फटाफट अपने आंसर भी इसमें करते रहें। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस धर्म से संबंधित थे, ये इसमें आपको बताना है। मैं आपको बता दूं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई किसके द्वारा, एक मिनट से पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, कौन सा, विक्रमशिला से संबंधित था ना, कौन सा था, एक मिनट भाई, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, एक मिनट। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में है, ठीक है, बिहार के राजगीर में, ठीक है। इसका मैंने आंसर आपको गलत बता, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया, ठीक है। ये जो भागलपुर में नहीं है, ये बिहार के राजगीर में है, ठीक है, ये बिहार के राजगीर में है, ठीक है। तो बिहार के राजगीर में है, सॉरी, ठीक है, ये बिहार के राजगीर में स्थापित है, बिहार के राजगीर में है, ठीक है। और इसको कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, बाकी तो सही है सारा, ठीक है, बाकी सारा सही है, ठीक है। तो ये आपका जो ना भागलपुर में ना होकर राजगीर में स्थित है, ठीक है। राजगीर में आएगा कौन सा, जो विक्रमशिला, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस धर्म से संबंधित था, ये आपको इसमें बताना है। तो इसकी जो स्थापना की गई वो की गई थी आपकी भाई किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। धर्मपाल जो है, धर्मपाल ये पाल वंश के राजा थे, धर्मपाल जो थे पाल वंश के शासक थे, पाल वंश के शासक थे। और इन्होंने 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में बिहार के भागलपुर में, नालंदा आपका कहां पर था, राजगीर में, और ये था कहां पर, भागलपुर में। तो बिहार के भागलपुर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ये आपका किससे संबंधित था, तो बौद्ध धर्म, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था भाई, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित था। और बौद्ध धर्म की भी कौन सी शाखा, बौद्ध धर्म की एक शाखा थी वज्रयान, ठीक है, वज्रयान शाखा से ये संबंधित था, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित था। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, सी। आप सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में श्रवण मनन जो निध्यासन किसका भाग था। तो कुल मिलाकर जो है कौन सी शिक्षा में श्रवण यानी कि कुल मिलाकर सुना जाता था, और मनन यानी कि उसको मन में स्मरण किया जाता था और फिर उसको रटा जाता था या याद रखा जाता था। तो कौन सी थी, ठीक है, ये थी आपके कौन सी, ये इसमें आपको बताना है, कला शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, ज्ञानार्जन शिक्षा और परीक्षा प्रणाली शिक्षा। तो परीक्षा प्रणाली शिक्षा नहीं थी, व्यवसायिक शिक्षा नहीं थी, कला शिक्षा नहीं थी, तो कौन सी रहेगी, ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान को अर्जन करने वाली शिक्षा थी। कैसी थी, तो ज्ञान को अर्जन करने वाली ये शिक्षा थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रमुख माध्यम थी। तो प्राचीन भारत की जो शिक्षा थी उसका प्रमुख माध्यम कौन सी भाषा थी, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है जी। चलिए तो फटाफट अपना आंसर दीजिए। ए में दिया गया है हिंदी, बी में है आपका उर्दू, सी में है आपका संस्कृत और डी में दिया गया है आपका अंग्रेजी। तो कौन सा सही होगा इसमें ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना फटाफट आंसर दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रमुख माध्यम थी। तो कौन सी भाषा, ठीक है, कौन सी शिक्षा थी, ठीक है, कौन सी भाषा, अच्छा कौन सी भाषा थी, तो भाषा इसमें आपको बतानी है। तो देखिए प्राचीन काल की जो आपकी भाषा थी वो थी आपकी, एक तो संस्कृत थी, संस्कृत के अलावा प्राकृत थी, संस्कृत के अलावा प्राकृत थी, प्राकृत के अलावा कौन सी थी, पाली थी। तो ये सबसे प्रमुख भाषा थी इस काल की, ठीक है, प्राकृत के अलावा पाली थी, ठीक है। तो ये कुछ आपकी भाषाएं थी, तो संस्कृत, प्राकृत और पाली, ठीक है। संस्कृत जो है उच्च वर्ग के लोगों की और मध्यम वर्ग के लोग जो बोलते थे या शिक्षा प्राप्त करते थे प्राकृत और पाली भाषा में करते थे। तो ऑप्शन आएगा कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्राचीन भारत में धर्मगुंज, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। धर्मगुंज किसका नाम था, धर्मगुंज किसको कहा जाता था। मैंने आपको पढ़ाया नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाया मैंने आपको, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है भाई, ये है जी आपका कहां पर, राजगीर में। राजगीर कहां पर है, बिहार में, ठीक है जी। तो बिहार के राजगीर में स्थित है। किसने बनवाया, कुमारगुप्त ने, याद कर लो भाई इनको, ठीक है। कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई या इस विश्वविद्यालय को बनवाया गया, ठीक है। और इसी में एक आपका क्या था, पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी। इसी में क्या था, पुस्तकालय, इसी में पुस्तकालय था यानी कि लाइब्रेरी थी, जिसको नाम दिया गया क्या, धर्मगुंज। तो क्या रहेगा, पुस्तकालय। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आग किसने लगाई थी, आग लगाई थी मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जो 1208 के आसपास, ठीक है, 1208 के आसपास बंगाल पर आक्रमण करने के लिए आया, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने इस पुस्तकालय में आग लगाई थी, जो लगभग 2 से 3 महीनों के आसपास तक उसमें आग लगी रही है, जलती रही, ठीक है। चलिए जी,
तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? इसका सही आंसर होगा आपका बी, पुस्तकालय। निम्न में से किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी ना, इससे पहले जो दोनों वीडियो देखे, वे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर पक्का जो ना बिल्कुल देंगे पक्का इसमें, ठीक है। तो चलिए जी, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? तो कौन से ने किया है, ठीक है। तो इसमें चीनी यात्री दिया गया आपका, फाहियान भी चीनी यात्री था, ह्वेनसांग भी आपका, मार्को पोलो और इब्न बतूता ये अरब यात्री थे, ठीक है। तो सही आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा कौन सा भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग जो है ये आपके नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कुल मिलाकर आपको यह बताना है कि प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में दिया गया परीक्षा में अच्छे अंक लाना, बी में दिया गया विदेशी शिक्षा को अपनाना, और सी में है नैतिक व आध्यात्मिक विकास करना। इसके अलावा डी में दिया गया है केवल व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करना। तो फटाफट अपना आंसर दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जो है इसका सही आंसर आप सभी दोगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो, परीक्षा में अच्छे अंक लाना ये तो नहीं था, इसके अलावा विदेशी शिक्षा को अपनाना ये भी नहीं था, नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना था ये बिल्कुल सही है, केवल व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर सही आएगा कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार में स्थित कौन सा विश्वविद्यालय पाल शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था? अभी पीछे बताया मैंने आपको कि धर्मपाल के द्वारा कौन सा जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था बिहार में, और बिहार के भी कहां पर? भागलपुर में। धर्मपाल ने कहां पर किया? भागलपुर में। भागलपुर में इन्होंने एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था गंगा नदी के किनारे, जो वज्रयान यानी कि बौद्ध धर्म की जो शाखा थी वज्रयान, उससे संबंधित था, ठीक है। तो नालंदा और आपका विक्रमशिला दोनों बिहार में वैसे, लेकिन आपका धर्मपाल ने स्थापित किया कौन सा? विक्रमशिला। और नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त के द्वारा। ये कौन से वंश से संबंधित था? गुप्त वंश से। तक्षशिला की बात करें तो मौर्य काल के समय था। वल्लभी की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, और ये आपका कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये दोनों बिहार के हैं, ये आपका कहां पर है? ये आपका कहां पर है? पाकिस्तान के रावलपिंडी में, और वल्लभी आपका कहां पर? गुजरात में। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गुरु शिष्य परंपरा का पालन किस प्राचीन पद्धति में होता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गुरु शिष्य परंपरा का पालन किस प्राचीन पद्धति में होता था, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट अपना आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है विश्वविद्यालय प्रणाली, बी में है पाठशाला प्रणाली, सी में है गुरुकुल प्रणाली, और डी में दिया गया ऑनलाइन प्रणाली। ऑनलाइन तो आप आज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल होना ही नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं है, ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा का पालन किस प्राचीन पद्धति में होता था? तो वो सही रहेगा आपका गुरुकुल प्रणाली में, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रणाली भी बाद में आई है, पाठशाला प्रणाली भी बाद में आई, सबसे पहले कौन सी थी? गुरुकुल प्रणाली थी भाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही इसमें रहेगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं भाई इनको, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम क्या था? पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन, बताओ फटाफट क्या था इसका आंसर, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का, चलिए जी सही है, ठीक है। कौन सा? धर्मगुंज, तो धर्मगुंज, ठीक है। ये कहां पर था? नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था, इसी में आग लगाई थी किसने? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। और इसकी जितनी भी पुस्तकें थी या धर्मग्रंथ थे हमारे, वे सारे के सारे नष्ट हो गए, ठीक है। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के लिए प्रसिद्ध थी? वज्रयान, ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान। तो ये कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित थी या कौन सी संस्था से संबंधित थी? मैंने आपको पीछे भी बताया है, और इससे पहले जो 2 क्लास कराई है आपकी, उन सब के बारे में बता रखा है। तक्षशिला आपका रावलपिंडी पाकिस्तान में था, सोमपुरी आपका बिहार में था, विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में, वल्लभी गुजरात में, और आपका बौद्ध धर्म से संबंधित, ये देखो ये वाला जैन धर्म से संबंधित था, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित, और ये था आपका प्रशासन से संबंधित है, ठीक, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं था। तो कुल मिलाकर अगर बात करें वज्रयान शाखा की, तो वज्रयान शाखा जो है वो आपकी विक्रमशिला से संबंधित थी भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये भी आपका जो है इसमें आपका बहुत आसान सा इसका आंसर है, और आप सभी ने शायद इसका आंसर सही दिया होगा, या आप सभी जो है इसका सही आंसर दोगे। तो फटाफट बताओ भाई कौन सा इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए जी, तो ह्वेनसांग जो है तक्षशिला से संबंधित नहीं थे, विक्रमशिला से संबंधित नहीं थे, और ना ही वल्लभी से संबंधित थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे पढ़ने के लिए, बाद में इसी के टीचर बन गए, ठीक है, अध्यापक बन गए यहीं पे, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में स्वर्ण शिक्षा
गौर से देखना इसको, स्वर्ण शिक्षा किसके लिए अधिक सुलभ थी? तो सभी वर्गों के लिए सुलभ थी, या केवल स्त्रियों के लिए सुलभ थी, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सॉरी भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए सुलभ थी, सही थी, या फिर शूद्रों के लिए थी? ठीक है, तो फटाफट बताओ इसमें कौन सा आंसर था। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं तुम्हें, ठीक है। बताओ भाई क्या आंसर रहेगा इसका। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में स्वर्ण शिक्षक या शिक्षा किसके लिए अधिक सुलभ थी? देखो जी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए सबसे ज्यादा सुलभ थी कौन सी? स्वर्ण शिक्षा, ठीक है। शूद्रों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी, शूद्रों को पढ़ाया नहीं जाता था। केवल स्त्रियों की भी बात नहीं कर सकते, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग की ही कुछ स्त्रियों को जो है इसमें पढ़ाया जाता था, लेकिन जो ना केवल स्त्रियों के लिए नहीं कह सकते और सभी वर्णों के लिए भी इसमें नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो तकनीकी ज्ञान पर आधारित थी। प्राचीन काल में तकनीक तो थी ही नहीं। प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित थी, ये भी नहीं थी। व्यवसायिक क्षमता पर थी, ये भी नहीं थी। तो आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। तो ऑप्शन आपका सी इसमें सही रहने वाला है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। प्राचीन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। शिक्षक कहा जाता था, या विद्वान कहा जाता था, या गुरु, या फिर पंडित, क्या कहा जाता था? प्राचीन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को क्या कहा जाता था? तो ये आपको इसमें बताना। देखो भाई, प्राचीन काल में जो टीचर हुआ करते थे विश्वविद्यालयों की अगर बात करूं तो उसमें बोलते थे आचार्य। आचार्य, लेकिन आचार्य ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा उनको बोलते थे गुरु। गुरु के अलावा बोलते थे कुलपति। अब कहते हैं कुलपति, तो ठीक है, कुलपति। वैसे आचार्य अब भी कहते हैं, ठीक है, प्रोफेसर को आचार्य ही कहा जाता है, ठीक है, कुलपति। कुलपति के साथ साथ इसमें एक और नाम आ सकता है, कुलपति के साथ साथ इसमें आ सकता है उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय भी कहा जाता था। उपाध्याय, उपाध्याय। तो ये सभी चारों नाम कहे जाते थे किसको? जो है प्राचीन काल के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के क्या क्या नाम कहे जाते थे? आचार्य, गुरु, कुलपति और उपाध्याय। तो कुल मिलाकर आपका शिक्षक नहीं आएगा, विद्वान नहीं आएगा, पंडित भी नहीं आएगा, तो गुरु इसमें सही होगा ऑप्शन के अनुसार। आंसर होगा कौन सा आपका? तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या कहा जाता था? आचार्य, आज भी आचार्य ही कहते हैं। प्रोफेसर को हिंदी में आचार्य ही कहा जाता है। इसके अलावा गुरु भी कह सकते हैं, कुलपति या उपाध्याय भी आपका प्राचीन काल में कहा जाता था। चलिए जी, निम्न में से कौन सा विषय प्राचीन भारत के शिक्षा पाठ्यक्रम में नहीं था? तो कौन सा टॉपिक नहीं था ये आपको इसमें बताना है। कब? प्राचीन भारत के शिक्षा पाठ्यक्रम में। बहुत आसान सा इसका आंसर है, आप सभी को बताना है। तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा? इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो, व्याकरण का उल्लेख तो किया गया था, तर्कशास्त्र भी था, बहुत बार बताया, आयुर्वेद भी था। तो कंप्यूटर विज्ञान नहीं था भाई। कंप्यूटर विज्ञान तो भारत में राजीव गांधी के काल में आया, ठीक है। तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है भाई। चलो जी, उम्मीद है कि आप सभी के आंसर सही आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में दो भाई, ठीक है। और अंत में बताना आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 में से आपके कितने सही हैं? और उम्मीद है कि मुझे 20 में से आपके 20 के 20 ही सही होने चाहिए। जिन बच्चों ने जो ना सारी वीडियो देखी है अपनी जो दोनों वीडियो देखी इससे पहले, तो उम्मीद है कि उन सभी के 20 में से 20 ही नंबर आएंगे। तो श्रवण, मनन और निध्यासन, निध्यासन किस दर्शन से संबंधित थे? दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन से संबंधित थे, वेदांत से संबंधित थे, न्याय दर्शन से, या मीमांसा से? कौन से संबंधित थे ये आपको इसमें बताना। तो भाई ये जो संबंधित थे ये थे आपके किससे? वेदांत दर्शन से। वेदांत, वेदों से संबंधित या वेदांत दर्शन से संबंधित थे। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? बी आपका सही होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, आंसर देना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लड़कियों की शिक्षा किस स्थिति में संभव थी? प्राचीन भारत में लड़कियों की शिक्षा किस स्थिति, किस कंडीशन में संभव थी, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है नहीं होती थी, बी में केवल शूद्रों को दी जाती थी, सी में सीमित रूप से विशेषकर ब्राह्मण कन्याओं के लिए थी, या डी में दिया गया है सभी लड़कियों के लिए थी।
इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। चलो जी फटाफट बताओ। चलो जी देखते हैं। देखो भाई, प्राचीन भारत में लड़कियों की शिक्षा किस स्थिति में संभव थी? तो नहीं होती थी, ये तो गलत है। केवल शूद्रों के लिए की जाती थी, शूद्रों को तो पुरुषों को भी नहीं मिलती थी। सीमित रूप से विशेषकर यानी कि कुछ ब्राह्मण कन्याओं को ये शिक्षा प्रदान की जाती थी, ये बात बिल्कुल सही है। और सभी लड़कियों को दी जाती थी, तो इसमें भी गलत आ जाएगा, शूद्र नहीं रहेंगे इसमें शामिल। तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका सही आंसर होगा सीमित रूप से विशेषकर ब्राह्मण कन्याओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी, यह संभव थी। वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बताया बार बार, ठीक है, कि वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो किस राज्य में है भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा, महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, बिहार में है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ पर है क्या? गुजरात, गुजरात में है भाई, ठीक है, वल्लभी। चलिए जी अगले, तो ये थे आपके भाई कौन से 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने इसमें आंसर सही रहे हैं या कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके यूनिट 10 का जो पहला टॉपिक था, यूनिट 10 का जो पहला टॉपिक था उससे संबंधित थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मैंने आपको कंप्लीट तरीके से करा दिए हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं, और आपके कितने आंसर सही रहे हैं इसमें आपको ये भी बताना है। साथ साथ ही सबको जो है आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में भी देने हैं। इसके अलावा अंत में आपको ये देखना है कि भाई आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही आए हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यूनिट 10 से आने वाले हैं। इसके अलावा जो है कल दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यूनिट 10 के बारे में ही। तो जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करने जरूर कर ले भाई, क्योंकि 10 की 10 यूनिट आपको इसमें कंप्लीट तरीके से थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिविटी दोनों तरीके से मैं आपको इसमें कराने वाला हूं, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर भी जरूर कर दे भाई, ठीक है, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।